साथियों, नारी जागरण का महत्व समझा जाए। महिला जागरण का उद्देश्य पुस्तक, लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। आइए पढ़कर सुनाते हैं। नारी उत्कर्ष अपने समय का सबसे बड़ा काम है। उसके बिना नवयुग की आशा का पूरा हो सकना बन ही ना पड़ेगा। सुविधा साधन बढ़ने से जीवन यापन में सरलता भी हो सकती है, पर उतने से जीवन तो नहीं बनता। जीवन खोने सोने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं, उसकी गंभीरता और गरिमा तो स्तर पर निर्भर है। उच्च स्तरीय व्यक्तित्व ही वह आधार है जिसके सहारे अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी स्वर्गीय संभावनाओं को मूर्तिमान बनाया जा सकता है। इस कमी के रहते यदि सुविधा साधन बढ़ने भी लगे तो उनके दुरुपयोग से संकट ही बढ़ेंगे। यहाँ साधन उपार्जन को महत्वहीन नहीं बताया जा रहा है, वरन यह कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व की गरिमा सर्वोपरि है। उसकी उपेक्षा की गई तो प्रगति का रथ दलदल में फंसे का फंसा रह जाएगा। अस्तु, नव युग के उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए हमें यह सोचना होगा कि समुन्नत एवं सुसंस्कृत समाज के घटक बन सकने योग्य, सुयोग्य एवं आदर्शवादी नागरिकों की फसल कैसे उगाई जाए। देश में, विश्व में नर रत्नों का उत्पादन बढ़े यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति सुसंस्कृत नारी के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। बौद्धिक ज्ञान की अभिवृद्धि स्कूलों में ही हो सकती है। शिल्प उद्योग की शिक्षा उद्योगशालाओं में, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में, कला कौशल की तदुद्देशी संस्थानों में मिल सकती है। पर व्यक्तित्व को उत्कृष्टता की ढांचे में ढालने का कार्य परिवार की प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। बच्चे आसमान से नहीं उतरते, वे माता के शरीर का ही एक भाग होते हैं। उनमें विद्यमान चेतना का सिंचन परिपोषण भी माता के द्वारा ही होता है। गर्भस्थ शिशु में प्रसुप्त चेतना को जागृत और विकसित करने का काम माता का अचेतन ही करता रहता है। प्रसव के उपरांत शिशु का आहार माता के परिवार, माता के वक्ष स्थल से ही मिलता है। दूध भी रक्त के जैसा ही एक रसायन है जो माता के शरीर ही नहीं, मन को भी संयुक्त प्रक्रिया के साथ जोड़े रहता है। बच्चा इसी को पीता है और न केवल भूख बुझाता, शरीर बढ़ाता, वरन चिंतन एवं दृष्टिकोण का भी इसी अनुदान के आधार पर विकास करता है। अमीरों को छोड़कर सामान्यतया सभी के बच्चे रातों में माता के साथ सोते और दिन में उसी के इर्द गिर्द मड़राते रहते हैं। मानवीय विद्युत के विज्ञान को जो लोग समझते हैं, मानवीय विद्युत के विज्ञान को जो लोग समझते हैं, उन्हें यह स्वीकार करने में तनिक भी कठिनाई न होगी कि प्रबल विद्युत संपन्न व्यक्ति अपने से दुर्बल साथियों को अनायास ही प्रभावित करता और छाप छोड़ता रहता है। पर्यवेक्षण से इस तथ्य को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि मनुष्य पर सूक्ष्म स्तर का प्रभाव अन्य सब की अपेक्षा माता का ही अधिक पड़ता है। साथियों, नव युग की नई फसल के लिए नए धान रोपने पड़ेंगे और उसके लिए नई भूमि तैयार करनी होगी, सभी जानते हैं।
सभी जानते हैं कि ऊसर, बंजर, रेतीली, खरपतवार वाली, खाद पानी रहित कंकड़ पत्थरों से भरी हुई ऊबड़ खाबड़ जमीन में अच्छी फसल उगाना अन्य ऊपरी उपचारों से भी संभव नहीं होता। अच्छी फसल पाने के लिए अच्छी भूमि की आवश्यकता समझी जा सकती है, तो फिर यह मानने में किसी को कोई कठिनाई न होनी चाहिए कि अगली प्रखर पीढ़ी के निर्माण की भूमिका सुविकसित जननी के अतिरिक्त और किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकती। पीढ़ी से मतलब 150 वर्ष नहीं, 10-20 वर्ष का निकटवर्ती भविष्य ही हो सकता है। जो बालक अभी 10 वर्ष के हैं वे 10-15 वर्ष बाद 25-30 के होंगे और समाज को प्रभावित करने वाली भूमिकाएं निभाने में अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर रहे होंगे। जो बच्चा पेट में है या प्रवेश करने वाला है वह भी 20 वर्ष का होते होते परिपक्वता के निकट पहुंचने और समाज को प्रभावित करने की स्थिति में होगा। पेट में गोदी के या पढ़ने निकलने वाले छोटे बालकों का समुदाय 10 से लेकर 20 वर्ष के भीतर इस स्थिति में होगा कि उस समय का समाज उन्हीं के द्वारा गठित, संचालित एवं प्रभावित हो सके। मानवीय भविष्य निर्धारण एवं व्यापक परिवर्तनों की दृष्टि से यह अवधि कोई बड़ी नहीं। सुदृढ़ पेड़ों को छायादार और फलदार बनते भी इतना समय तो लग ही जाता है। युग परिवर्तन हथेली पर सरसों जमाने की तरह जादुई ढंग से नहीं हो सकता। बड़े काम, बड़ी व्यवस्था, धैर्य, प्रयत्न, सूझबूझ एवं तैयारी के साथ संपन्न होते हैं। भविष्य को सुखद बनाने के लिए जिस प्रकार भौतिक सुविधा साधनों की अभिवृद्धि के प्रयत्न चल रहे हैं उससे भी अधिक उत्साह के साथ उत्कृष्ट व्यक्तित्वों के निर्माण का प्रयत्न योजनाबद्ध रूप से संजोया जाना चाहिए। पत्ते सींच कर मुरझाए वृक्ष को तत्काल हरा भरा कर देने की उतावली जिन्हें हो वो तुरंत फुरत सब कुछ देखना चाहते हो, उनकी बात दूसरी है। अन्यथा इस भवन निर्माण का प्रारंभ भूमि पूजन के शुभारंभ सहित किया जाना चाहिए। यहाँ भूमि पूजन से तात्पर्य है नारी उत्कर्ष। जागृत नारी ही उन विभूतियों एवं विशेषताओं से संपन्न हो सकती है जिसके सहारे नई पीढ़ी का उत्कृष्टता के साथ जुड़ा हुआ उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार बन सकना संभव हो सके। पीढ़ियां जनने और सुयोग्य बनाने से भी पूर्व पारिवारिक वातावरण का नवनिर्माण आवश्यक है। पारिवारिक वातावरण का नवनिर्माण आवश्यक है। बच्चों को प्रभावित करने के लिए तो यह नितांत आवश्यक है ही। आज की स्थिति में सुखद परिवर्तन लाने की दृष्टि से भी यह ऐसा कदम है जो अविलंब उठाया जाना चाहिए। नारी को तो 24 घंटे घर की चार दीवारी के भीतर रहना पड़ता है। बच्चे भी अधिकतर उसी में अपना समय गुजारते हैं। बड़े भी आजीविका उपार्जन अथवा अन्य कार्यों के लिए 10-12 घंटे से अधिक बाहर नहीं रहते। उन्हें भी अधिक समय नहाने, खाने, सोने, पारिवारिक कार्यों को देखने संभालने के लिए घर में ही रहना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक जीवन का अधिकतर भाग घर परिवार के कार्य क्षेत्र में ही गुजरता है। पारिवारिक सुख के लिए अर्थ साधनों की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सुख के लिए अर्थ साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थ साधनों की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता।
पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इस प्रयोजन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता सद्भावना एवं सुव्यवस्था की है। यह दोनों तत्व विद्यमान रहेंगे तो अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी हंसते हंसते दिन गुजारे जा सकते हैं। स्नेह, सौजन्य, सहकार, सद्व्यवहार ही वह पूंजी है जिसके सहारे एक साथ रहने वाले मनुष्य पारस्परिक आदान प्रदान से छोटे से परिवार में स्वर्गीय वातावरण का सृजन कर सकते हैं। स्वर्ग में हर्षोल्लास की परिस्थितियां मिलने की कल्पना की जाती है। उसका व्यवहारिक और प्रत्यक्ष रूप देखना हो तो किसी सद्गृहस्थ के घर परिवार में प्रवेश करके देखा जा सकता है। ऐसे स्नेहसिक वातावरण में रहने के लिए हर किसी का मन ललचाएगा, भले ही वहां साधनों की न्यूनता का ही सामना क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही परिवारों में सुसंस्कारी बालक विकसित होते हैं और उन्हीं का परिष्कृत व्यक्तित्व बड़े होने पर उन्हें महामानवों की श्रेणी में ला बिठाता है। जिंदगी को चैन से गुजारने के लिए भी ऐसी ही पारिवारिक परिस्थितियां होनी चाहिए। प्रश्न यहाँ भी यही उत्पन्न होता है कि ऐसा वातावरण किस प्रकार उत्पन्न हो, उसका सृजन कौन करे। इस ताले की कुंजी सुगृहिणी के हाथ में है। नर सुयोग्य और सुसंपन्न होने पर इस संदर्भ में हाथ बटा सकता है, साधन जुटा सकता है, पर आगे बढ़कर कोई बड़ी भूमिका निभा सकना उसके लिए संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी भूमिका परिवार व्यवस्था में बहुत ही स्वल्प होती है। नहाने, खाने, सोने जैसे ढर्रे के नित्य कर्मों को करने में ही उसका अधिकांश समय बीत जाता है। निपटने के बाद तुरंत आजीविका उपार्जन अथवा दूसरे आवश्यक कार्यों के लिए उसे बाहर भागने की जल्दी पड़ती है। ऐसी दशा में वह झल्लाने समझाने की रस्म पूरी कर देने के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही नहीं सकता। मित्रों, यह कार्य सुयोग्य गृहिणी ही कर सकती है। गृह लक्ष्मी जो नाम दिया गया है वह अलंकार या भावुकता नहीं, उसके पीछे तथ्य है। लक्ष्मी जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य ने अपने लोक को स्वर्ग बनाया। इस पौराणिक प्रतिपादन का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो किसी गृह लक्ष्मी के घर में वहां बरसने वाले स्नेह, सौजन्य और सज्जनोचित क्रियाकलापों के माध्यम से सहज ही देखा जा सकता है। माता भगवती देवी शर्मा अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे नारी गृह लक्ष्मी। ओम शांति।